वीडियो में हम पूरा कर लेंगे। और इम्पोर्टेंट सवाल हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत ही आसान सवाल थे, उनको मैंने निकाल दिया है। और इन सवालों को मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है, इसीलिए 50 सवाल मैंने एक वीडियो में रखे हैं। थोड़ा डिटेल के साथ इसमें बताऊंगा। और डिटेल से बताने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमें उस चीज़ का थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे एक आपके सामने क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है कि वाडियार राजवंश का शासन निम्न में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो पता है कि मैसूर पर इसका शासन था, मैसूर पर। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वाडियार वंश इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, और ये कब तक चला था राजवंश, इसका भी तो हमें पता होना चाहिए। क्या पता ये ना पूछ के वाडियार राजवंश के बारे में पूछ ले हमसे। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को मैंने इसमें शामिल किया है। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन यही है कि वाडियार राजवंश का शासन किस पर था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैसूर राजवंश पर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी यदुराय ने। यदुराय, इन्होंने इसकी स्थापना की थी यदुराय ने। और ये कब की थी? ये 1399 ईस्वी में की थी, 1399 में। और ये चला था 1950 तक रहा था ये वाडियार राजवंश। और मैसूर पर इसकी ये शासन था, मैसूर। अगला सवाल है कि नवाब सिराजउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण करवाया था। तो ये कहाँ कराया था? सफदरजंग के मकबरे का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दिल्ली में कराया था इस सफदरजंग के मकबरे का निर्माण। और ये कब कराया था? ये कराया था 1754 ईस्वी में कराया था, 1754 ईस्वी में। और सिराजउद्दौला जो थे ये अवध के थर्ड नवाब थे, तीसरे नंबर के नवाब थे अवध के। और अवध के जो प्रथम नवाब थे वह सआदत अली थे, सआदत अली खां ये अवध के पहले नवाब थे। और ये 1722 से रहे थे। और इनके जो अंतिम नवाब थे अवध के, अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। और ये कब तक रहे थे? ये रहे थे 1856 ईस्वी तक, 1856 ईस्वी तक रहे थे। लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया था, तो ये तब तक रहे थे 1856 ईस्वी तक। अगला सवाल है किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए नियमित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1600 ईस्वी में नियमित किया गया था। और डेट भी है इसकी 31 दिसंबर को इसको नियमित किया गया था 1600 ईस्वी में। और इसने अपना 1611 ईस्वी में पहला अस्थायी कारखाना खोला था। अस्थायी भी पूछ लिया जाता है, तो मसूलीपट्टनम में खोला था, मसूलीपट्टनम। और अपना जो इसने स्थायी कारखाना खोला था पहला, वो 1613 ईस्वी में खोला था, 1613 ईस्वी में सूरत में। ये इसका स्थायी कारखाना था पहला। अगला सवाल है किस वर्ष में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ? तो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध कब समाप्त हुआ था? ये 1818 में समाप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1818 ईस्वी में। और ये 1817 से 1818 एक साल चला था, 1818। और इसमें संधि हुई थी, एक संधि हुई थी। तो कौन सी संधि हुई थी? तो इसमें मंदसौर की संधि हुई थी, मंदसौर की। उसमें पिंडारियों का दमन किया गया था, पिंडारी जो थे ये मराठों के संपर्क में रहते थे, मराठों के समर्थक थे। पिंडारियों का दमन किया था। और किसने किया था मराठों का दमन? तो ये किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय वायसराय था, हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसने ये इसका दमन किया था पिंडारियों का। इसमें एक चीज और है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तो किया था पिंडारियों का दमन 1817 से 18 ईस्वी के। ये तीसरा युद्ध था इनका, 1818 तक चला था ये। इसमें एक पहला युद्ध था इनका, पहला यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो आंग्ल मराठा युद्ध पहला जो हुआ था तो वो हुआ था 1775 से लेकर 1782 तक। ये पहला युद्ध हुआ था इनमें। पहला युद्ध जो था इसमें सालबाई की संधि हुई थी, सालबाई की, ये याद रखना है। 1782 में सालबाई की संधि हुई थी और इसमें मराठों की जीत हुई थी। और इस समय जो
यहाँ का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स, ये ध्यान रखना है। वॉरेन हेस्टिंग, ये दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग का जो शासन का समय था वो 1823 से लेकर और 1823 तक था, 10 साल तक लॉर्ड हेस्टिंग था। और वॉरेन हेस्टिंग का जो टाइम था वो 1772 से लेकर और 1785 तक रहा था। 1772 1785 तक रहा था, वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग का 1785 के बाद आ गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला सवाल है, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान के हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? तो फिर से वाडियार वंश का शासन हो गया था। पहले तो इस वाडियार वंश का शासन मैसूर पर था और टीपू सुल्तान के हैदर अली के आने के बाद इनका शासन हो गया था। और जब टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की संधि में 1799 ईस्वी 1799 ईस्वी में लास्ट में ये टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तब इस पे वाडियार वंश का शासन हो गया था। अब इसमें जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो ये थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। तो इसमें ये संधि हुई थी तीसरे युद्ध में, और ये हुआ था 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक हुआ था। ये थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध था। और चौथा जो हुआ था वो 1799 में हुआ था, चौथा। इसमें जो हुई थी वो मैसूर की संधि हुई थी, मैसूर की सहायक संधि हुई थी। और इसमें जो संधि हुई थी तीसरे में, जो थर्ड था, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और पहला युद्ध जो हुआ था इनमें, ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था। तो उसका जो समय है, तो उसका समय है 1767 से लेकर 1767 से और 1769 तक, 1767 लेकर 1769 तक था। और इसमें जो हुई थी मद्रास की संधि हुई थी, मद्रास की। और दूसरा जो हुआ था सेकंड, तो ये हुआ था सेकंड 1780 से लेकर 1784 तक हुआ था। और इसमें जो हुई थी वो मंदसौर की संधि हुई थी, मंदसौर की। तो ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है, 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो अलीवर्दी खान की मृत्यु 1756 में हो गई थी। तो अलीवर्दी खान के बाद जो बंगाल का नवाब बना था तो सिराजुद्दौला बना था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सिराजुद्दौला। इसका जो बंगाल का पहला नवाब था, जो स्वतंत्र नवाब था बंगाल का, पहली बार वो 1717 में बना था। पहला जो नवाब था इसका वो मुर्शिद कुली खान था, मुर्शिद कुली खान। ये बड़ा से बनेगा, मुर्शिद कुली खान था पहला नवाब बंगाल का। ये 1717 से पहले जो नवाब हुआ करते थे बंगाल के, वो मुगलों के अधीन रहा करते थे। 1717 के बाद जो पहली बार मुर्शिद कुली खान बना था, तो पहला स्वतंत्र नवाब बना था बंगाल का। और जो बंगाल का अंतिम नवाब था वो सिराजुद्दौला ही था, जो स्वतंत्र नवाब था। बाकी वो जो मीर जाफर और मीर कासिम बने थे वो अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, लेकिन सिराजुद्दौला आखिरी स्वतंत्र नवाब था बंगाल का। और ये 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बना था सिराजुद्दौला। इन्हें वर्ष में, यानी किस वर्ष में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी या पुदुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था? तो ये कब्जा कर लिया था किसने? अंग्रेजों ने। इसमें ब्रिटिशों ने फ्रांसीसियों से छीना था। तो ये छीना था फ्रांसीसियों से 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में छीन लिया था। और 1761 ईस्वी में छीनने के बाद 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई थी, पेरिस की। तो इस संधि के तहत इन्होंने इसको वापस कर दिया था फ्रांसीसियों को दोबारा से। लेकिन फ्रांसीसियों ने भी तो छीना होगा। फ्रांसीसियों ने ये भारत से किसके पास से छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से छीना था। बीजापुर के सुल्तान से फ्रांसीसियों ने ये छीना था 1673 ईस्वी में, 1673 ईस्वी में। और उस समय जो बीजापुर का सुल्तान था तो अली, या बीजापुर का नवाब था अली आदिल शाह था, अली आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह सेकंड था। इससे फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी को छीना था 1673 ईस्वी में। और 1761 में अंग्रेजों ने इनसे छीन लिया था फ्रांसीसियों से। और 2 साल के बाद 1763 में पेरिस की संधि होती है, जिसमें इसे ही वापस कर देते हैं। और उसके बाद में भारत को 1954 में ये दोबारा से मिल जाता है। 1954 में ये भारत में मिला लिया जाता है रूप से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो अंतिम पेशवा कौन था मराठा साम्राज्य का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 इसका, माधवराज द्वितीय।
ये मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे, माधवराव और द्वितीय। और 1818 में इनका अंत कर दिया गया था, मराठा साम्राज्य का पतन हो गया था 1818 में। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में इनका पतन हो गया था। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। तो भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ये पहला पुर्तगाली वायसराय था, 1505 ईस्वी में बना था, प्रथम वायसराय था ये, प्रथम वायसराय अल्मीड़ा। अल्बुकर्क जो था यह वास्तविक संस्थापक था, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो ये अल्बुकर्क को कहा जाता है। और अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को छीना था यूसुफ आदिल शाह से, वो भी बीजापुर का नवाब था, उससे छीना था 1510 ईस्वी में। और इन्होंने पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री लगाई थी अपनी, तो पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई थी। कोचीन में ये लगाई थी 1503 ईस्वी में, कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री। हालांकि 1500 में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री एक लगाई थी, वो कालीकट में, लेकिन वो बंद कर दी गई थी एक विरोध के बाद। तो ये अस्थायी फैक्ट्री थी, लेकिन स्थायी फैक्ट्री जो थी वो 1503 में इन्होंने अपनी कोचीन में लगाई थी। 1956 में गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये किस गवर्नर जनरल ने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैनिंग। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का जो शासन था वो 1856 से लेकर 1862 तक रहा था, 1856 से 1862 तक। और डलहौजी का जो शासन रहा था, डलहौजी का भी रहा था। तो डलहौजी का जो रहा था 1856 तक रहा था, 1848 से 1856 तक। अगला सवाल है, सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? तो सालबाई की संधि के साथ किसका युद्ध हुआ था? वो किस युद्ध का अंत हुआ था सालबाई की संधि से? तो इसका हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये हुआ था आंग्ल मराठा 1775 से, मैंने भी पिछले सवाल में बताया 1775 से 82 तक हुआ था। उसमें संधि हुई थी सालबाई की संधि हुई थी। और दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये 1803 से लेकर 1805 तक हुआ था, 1805 तक। इसमें जो संधि हुई थी वो सुरजी अंजनगांव की और राजघाट और देवगांव की संधि हुई थी। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो हुआ था 1817 से 1818। इसका भी जिक्र अभी चल ही रहा था। और इसके में मंदसौर की संधि हुई थी, मंदसौर की, और इसमें इसका मराठा शक्ति का पतन होना शुरू हो चुका था। बक्सर के युद्ध के बारे में आगे बात करेंगे हम। अगला सवाल है, बंगाल के तत्कालीन नवाब ने हुगली नदी के किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंद्रनगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया। तो तत्कालीन नवाब कौन थे उस समय? यानी कि 1673 में तत्कालीन नवाब थे बंगाल के, तो वो कौन थे? जिन्होंने हुगली नदी के किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने के बाद चंद्रनगर को दे दिया था, तो यह उपनिवेश के रूप में स्थापित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इब्राहिम खान। 1673 में इब्राहिम खान थे। अभी आप सोचेंगे कि 1717 से, तो मैंने बताया था 1717 से थे, क्या मैं इनके जो पहले नवाब थे वो मुर्शिद कुली खान थे, 1717 से थे, तो फिर ये 1673 में कैसे आ गए? तो 1673 में मैंने बताया था कि 1717 से पहले जो थे वो मुगलों के अधीन थे, जो भी थे। 1717 से पहली बार स्वतंत्र बंगाल के नवाब बने थे मुर्शिद कुली खान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो सालबाई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो ये हुए थे 1782 ईस्वी में। 1782 ईस्वी में प्रथम युद्ध था, आंग्ल मराठा युद्ध था। ये 1775 से लेकर 1782 तक चला था। तो इसमें हस्ताक्षर हुए थे सालबाई की संधि पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह और भूख हड़ताल का नेतृत्व किया था? प्रथम बार कब नेतृत्व किया था? पहली बात तो यही है 1918 में किया था। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 1918 में किया था। लेकिन इनका अब सवाल में ये भी करा कि पहली बार सत्याग्रह कब किया था? पहली बार सत्याग्रह इनका 1917 में हुआ था। और 1917 में कहाँ पर हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था इनका 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। अब इसमें जो भूख हड़ताल की बात की गई है ना, भूख हड़ताल की, तो वो की गई थी 1918 में। और ये अहमदाबाद मिल के जो मजदूर थे उनके साथ मिलके किया था, उन्होंने हड़ताल कर दिया था, उनका साथ दिया था इन्होंने, तो उन्होंने भूख हड़ताल की थी। तो इसीलिए इसका आंसर 1918 होगा,
भूख हड़ताल की थी। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो नील की खेती के लिए हुआ था, नील की खेती के लिए किसानों के साथ किया था। और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन। और इसकी डेट थी 1 अगस्त, इसकी डेट पूछ लिया थी, 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अगला सवाल है, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री में हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी, यानी कि कब की गई थी ये हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन हो जाएगा 1651 ईस्वी में पहली बार ये हुगली नदी के किनारे इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया था, अभी बताया मैंने। तो कब किया था, ये किया था 1856 ईस्वी में अवध पर कब्जा कर लिया था डलहौजी ने कब्जा किया था। और कौन थे अंतिम नवाब अवध के, अंतिम नवाब थे अवध के तो इनके जो अंतिम नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह, ये अंतिम नवाब थे अवध के। अगला सवाल है 1700 ईस्ट इंडिया 17 सवाल है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने की सेना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बारे में बताना है कि सवार घुड़सवार, बिल्कुल ठीक है, सवार को घुड़सवार कहा जाता था। और मस्कट पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक थी, ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों सही हैं इसके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था। तो 1503 में पहला यूरोपीय किला किसने बनाया था, तो पुर्तगालियों ने बनाया था, अभी बताया है मैंने, पुर्तगालियों ने बनाया था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और ये 1503 में बनाया था, कहाँ पर बनाया था, कोचीन में किला बनाया था। अगला सवाल है, दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था। तो 25% को क्या कहा जाता था, 25% को कहा जाता था चौथ, 25%। और जो सरदेशमुखी था वो 10% था कुल राजस्व का। अगर 10% आए इसकी जगह 25 गया तो सरदेशमुखी होगा, और 25% आए तो चौथ होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था। तो बम्बई प्रेसिडेंसी में कब हुआ था, तो अभी बताया है मैंने, तीसरा युद्ध हुआ था 1817 से लेकर 1818, ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था। इसमें ये विलय हो गया था बम्बई प्रेसिडेंसी में। अगला सवाल है, किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि या वसई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो किसने किए थे, ये बेसिन की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। और ये कब हुई थी, ये 1802 ईस्वी में हुई थी, 1802 ईस्वी में। ये उनसे थोड़ा सा अलग है, ये पूना में युद्ध हुआ था, पूना का युद्ध हुआ था, उसमें ये संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे बाजीराव द्वितीय ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 82 तक। तो उस समय क्या थे ये वॉरेन हेस्टिंग्स, तो ये 1772 से लेकर 84-85 तक रहे थे। और रोहिल्ला युद्ध कब हुआ था, तो रोहिल्ला युद्ध 2 हुए थे, एक हुआ था 1773 से लेकर 1774 तक, और दूसरा हुआ था 1794 ईस्वी में, 1794 ईस्वी में दूसरा हुआ था। तो इसमें भी थे ये, तो दोनों तो ये तो सही हो जाएंगे कि हाँ ये थे। और चेत सिंह की घटना क्या है ये, तो चेत सिंह की घटना 1781 में बनारस के राजा चेत सिंह थे, तो इनको गिरफ्तार कर लिया था। किसने गिरफ्तार किया था, तो वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने गिरफ्तार किया था। लेकिन हेल्बरी कॉलेज की जो स्थापना हुई थी तो वो 1806 ईस्वी में हुई थी, 1806 ईस्वी में ये हेल्बरी कॉलेज की स्थापना हुई थी अधिकारियों की शिक्षा के लिए। 1800 तो ये इनसे संबंधित नहीं है, क्योंकि ये 1772 से लेकर 1785 तक रहे थे, और 1806 में तो जॉर्ज बार्लो रहे थे। जॉर्ज बार्लो ये अस्थायी थे, ये कार्यवाहक मान सकते हैं कि कार्यवाहक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और इनके बाद जो है जॉर्ज बार्लो के बाद ये लॉर्ड मिंटो
प्रथम ने कार्यभार संभाला था। लो, ये कार्यभार बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून को। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 1764 को। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी को। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था तो ये हुआ था 14 जनवरी को। 14 जनवरी 1761 को हुआ था ये, 1761 को। तो ये चारों युद्ध की डेट है, इनको ये याद रखना है डेट को। अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध। ये अब तक मराठा युद्ध की बात चल रही थी, अब सिख युद्ध है इसमें, कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम आंग्ल सिख के दौरान जो थे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, इसमें प्रथम ने दे रखा था, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। तो ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय थे, और इसका जो समय था वो 1845 से लेकर युद्ध का 1845 और 46 में ये युद्ध लड़ा गया था, पहला वाला। और दूसरा युद्ध लड़ा गया था, ये 2 युद्ध हुए थे इसमें। पहला तो हो गया 1845 से लेकर 46 तक, इसमें लाहौर की संधि हुई थी, लाहौर की संधि हुई थी। दूसरा जो हुआ था वो 1848 से लेकर 1849 तक हुआ था। तो इसमें जो बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे, ये भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। एक 1833 के बाद से भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था बंगाल के गवर्नर जनरल को। तो इसमें जो थे तो वो लॉर्ड डलहौजी बने थे, लॉर्ड डलहौजी। और डलहौजी का जो शासन रहा था तो 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक रहा था। 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक रहा था। इसमें भी लाहौर की संधि हुई थी, लाहौर की संधि हुई थी दोनों में। और 1849 में पंजाब का अधिग्रहण कर लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। 1849 में डलहौजी ने 1849 में पंजाब का अधिग्रहण कर लिया था। सवाल है, अंग्रेजों ने किस वर्ष में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो इसका भी बताया 1849 में। 1849 में ये मिला लिया था। सेकंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसमें मिला लिया था, और डलहौजी ने मिलाया था ये, डलहौजी ने। अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं के बीच हुआ था। तो उनकी संयुक्त सेना किस संयुक्त सेना के बीच में हुआ था? तो संयुक्त सेना का नाम का बताना है किस किस की थी। तो इसमें हो जाएगा मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। तो ये इनके बीच में हुआ था। और इसका इधर ये बताए रखा है इसमें क्वेश्चन में, हेक्टर मुनरो। और 1757 में जो युद्ध हुआ था प्लासी का, उसमें एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ अवध के अंतिम नवाब थे सिराजुद्दौला, जो स्वतंत्र नवाब थे, सिराजुद्दौला। और ये बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर को हुआ था 1764 में। अगला सवाल है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था? तो एक बता दिया, 2-3 बार मैंने बता दिया है क्वेश्चन के बीच में। तो ये 1856 में कर लिया था। अगला सवाल है, माना जाता है कि भारत में औपचारिक ब्रिटिश शासन 1757 में के बाद शुरू हुआ था, किसके, यानी कि किस युद्ध के? तो 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, ये भी बता दिया है। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून को। और वांडीवास का हुआ था 1760 ईस्वी में। और ये किसके बीच में हुआ था वांडीवास का युद्ध? ये हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था ये। और बक्सर का युद्ध ये हो गया है। अगला है, ब्रिटिश संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंपा गया था। तो ये कब सौंपा गया था? ये 1858 हो जाएगा इसका, 1858 के में सौंप दिया गया था ये। अगला सवाल है, सालबाई की संधि कब हुई थी? तो सालबाई की संधि ये बतानी है, सालबाई की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1782। ये शायद क्वेश्चन दोबारा आ गया है। तो 1782 में 1775 से लेकर 1782 तक ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध में ये सालबाई की संधि हुई थी। अगला सवाल है, व्युत्पगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले भारतीय शासकों में से कौन थे? तो 1824 में ये इन्होंने व्युत्पगमन यानी कि ये हड़प नीति का इन्होंने प्रयास किया था 1824 में। तो
ये रानी चेन्नम्मा थी, रानी चेन्नम्मा। इन्होंने इनके खिलाफ संघर्ष किया था। और ये कहाँ के कित्तूर राज्य, ये कित्तूर राज्य था, ये कित्तूर क्षेत्र था, उसकी ये रानी थी 1824 ईस्वी में। अगला सवाल है यांडाबू की संधि 1826 में के माध्यम से ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था। 1826 ईस्वी में यांडाबू की संधि हुई थी, तो कौन सा क्षेत्र हड़प लिया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, आसाम को हड़प लिया गया था। और इसमें इसके साथ साथ जो है असम के साथ मणिपुर और अराकान को भी हड़पा था 1826 में यांडाबू संधि के अंतर्गत। अगला सवाल है 1840 में ब्रिटिश साम्राज्य के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1840 में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो किसने किए थे लाहौर की संधि पर। तो ये किए थे महाराजा दलीप सिंह ने। 1840 में दलीप सिंह ने यह हस्ताक्षर किए थे। 1845 और ये लाहौर की संधि हुई थी। तो और ये उसमें जो ब्रिटिश की तरफ से कौन थे, तो ये हार्डिंग द्वितीय थे, लॉर्ड हार्डिंग, ये हार्डिंग फर्स्ट थे, सॉरी लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट थे। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के समय 1840 में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे महाराजा दलीप सिंह ने। अगला सवाल है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली थी, तो ये की थी 1765 में। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी ये संधि, इलाहाबाद की। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। दीवानी प्राप्त होने का मतलब है कि, तो इसका जो दीवानी का मतलब ये था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो इलाके थे उनसे राजस्व एकत्रित कर सकते थे और नागरिक प्रशासन का अधिकारी ने मिल लिया था। तो ये कहाँ का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो इसमें ये इलाहाबाद में संधि हुई थी 1765 में। और ये हुई किस किस के बीच थी, तो ये शाह आलम सेकंड के बीच में हुई थी। शाह आलम सेकंड ये मुगल सम्राट थे और इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला सवाल है 1865 में कश्मीर को निम्नलिखित में से किस संधि के तहत जम्मू के डोगरा वंश को बेच दिया गया था। तो डोगरा वंश को बेचा था अमृतसर की संधि के तहत। 1850 में अमृतसर की संधि के तहत ये डोगरा राजवंश को बेच दिया गया था 25 लाख रुपए में, 25 लाख रुपए में। और उस समय डोगरा वंश पर शासक जो राजा थे तो उनका नाम था गुलाब सिंह, जिनको बेचा था गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह। अगला सवाल है भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरलों और उनसे संबंधित घटनाओं के मिलान के गलत युग्मों की चयन करना है। गलत युग्म का चयन करना है। लॉर्ड डलहौजी 1857 का विद्रोह, तो 1857 में तो थे नहीं, 1856 तक थे। 1856 से 1862 तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो 1857 का विद्रोह था वो लॉर्ड कैनिंग के साथ चला गया, तो ये तो हो जाएगा गलत। लॉर्ड ऑकलैंड ये प्रथम अफगान युद्ध, ये ठीक हो जाएगा। लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम अफगान युद्ध, तो ये 1836 से 1842 तक रहे थे लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से 1842 तक। और जो अफगान युद्ध हुआ था, प्रथम अफगान युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था 1839-42 में। तो जाहिर सी बात है ये, तो ये ठीक हो जाएगा। 1839 से 42 तक ये अफगान युद्ध हुआ था और 1836 से 42 तक लॉर्ड ऑकलैंड रहे थे, तो ये तो ठीक हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग वुड डिस्पैच 1854, ये भी ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा इसमें लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इसमें 1854 है, तो वो डिस्पैच 1854 में आया था। लॉर्ड कैनिंग नहीं थे, लॉर्ड डलहौजी थे, ये डलहौजी थे, तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है कि गलत युग्मों का चयन करना है, तो पहला गलत है और तीसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। केवल 1 और 3 गलत है और दूसरा इसमें सही है। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी। टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी, ये सबसे पहले 1854 ईस्वी में बिछाई गई थी। 1854 में बिछाई गई थी। 1854 में बिछाने का श्रेय किसको दे दिया जाएगा, तो डलहौजी थे 1854 में, तो डलहौजी को इनका श्रेय जाता है। और कहाँ से बिछाई गई थी, कलकत्ता से आगरा तक। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरिडिट के नाम से कविताएं लिखता था। तो ओवन मेरिडिट के नाम से कविता लिखने थे लॉर्ड लिटन लिखते थे, ये ओवन मेरिडिट के नाम से। और इनका जो समय था लॉर्ड लिटन का, तो वो 1876 से लेकर 1880 तक था। और लॉर्ड रिपन का इनके बाद थे, ये 1880 से लेकर 84 तक रहे थे। और लॉर्ड कैनिंग
ये रहे थे 1856 से लेकर 62 तक, और लॉर्ड डलहौजी ये 48 से लेकर 1848 से लेकर 56 तक रहे थे। इनके ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। अगला सवाल है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? तो ये था लॉर्ड डफरिन योजना पर। डफरिन जो थे हालांकि ये 1892 तक नहीं थे, 1800 ये रहे थे 1884 से लेकर 88 तक, 1880 तक रहे थे ये, लेकिन लॉर्ड डफरिन योजना पर भारत परिषद अधिनियम 1882 आधारित है। अगला सवाल है पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया था? तो डाक टिकट पहली बार किसके शासनकाल में जारी किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये उसका हो जाएगा आंसर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। और ये कब जारी किया गया था? 1852 में, 1852 में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला सवाल है भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। तो किसने ये सुधारों को शामिल किया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे ये, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगला सवाल है यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। कौन सा वो समूह था, यानी कि कौन सा कमीशन था? तो साइमन आयोग था वो, 7 सदस्य थे इसमें, और सातों के सातों ये अंग्रेज थे, इसी वजह से इसका विरोध भी हुआ था। और साइमन आयोग जो इसका गठन हुआ था 8 नवंबर को हुआ था, 8 नवंबर 1927 को गठन हुआ था। ये भारत में आया था 3 फरवरी को आया था, ये 3 फरवरी 1928 को आया था भारत में, और इसका विरोध हुआ था। अगला सवाल है लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चरम उत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कहाँ पर है? ये विक्टोरिया मेमोरियल शहर, तो यह है कोलकाता शहर है, ये कोलकाता शहर में विक्टोरिया मेमोरियल है, कोलकाता में। अगला सवाल है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से जाना जाता है? तो इसी में ही आ गया था, ये तो 1919 का है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 1919 का। अगला सवाल है किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नेतृत्व चरित्र का उत्थान होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वुड का नीति पत्र, ये इसको वुड डिस्पेच भी कहा जाता है। इसमें एक लिनलिथगो कमीशन है, लिनलिथगो आयोग है। हालांकि लिनलिथगो जो थे वो 1936 से लेकर 1943 तक रहे थे, लेकिन ये जो आया था तो ये 1926 में आया था। उस समय ये अध्यक्ष थे इस आयोग के अध्यक्ष थे 1926 ईस्वी में। और ये किससे संबंधित है? कृषि के कार्य सुधार से संबंधित है, कृषि कार्यों के सुधारों से। और रैमजे मैकडोनाल्ड पुरस्कार ये क्या था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड पुरस्कार जो था ये सांप्रदायिक पंचाट को कहा जाता है, सांप्रदायिक पंचाट। ये कब आया था? ये सांप्रदायिक पंचाट आया था 1932 ईस्वी में। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था, इसमें मुस्लिम और सिख वगैरह तो थे ही, इसमें साथ में शामिल कर लिया गया था दलितों को भी। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की इसमें प्रावधान किया गया था, जिसका गांधी जी ने विरोध किया था। गांधी जी ने विरोध किया और उन्हीं को मनाने के लिए भीमराव अम्बेडकर जो है वो उनके यरवदा जेल में गए थे, गांधी जी से मिलने गए थे। उसको पूना पैक्ट बोला जाता है। 1932 में ये पूना पैक्ट हुआ था और उसमें समझौता हुआ था, उसमें समझौता हुआ था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र न करके संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र किया गया, और साथ में सीटों में उनको आरक्षण भी दिया गया। तो ये तय हुआ था। और इरविन रिपोर्ट कुछ नहीं है, इरविन रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इरविन घोषणा तो है। इरविन घोषणा है ये 1929 में, 1929 में इरविन ने घोषणा की थी। और घोषणा किस चीज़ की थी? 3 गोलमेज सम्मेलन कराने की ये घोषणा की थी आने वाले समय में, और किस लिए? भारत को डोमिनियन का स्टेटस देने के लिए। अगला सवाल है ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो ये दक्षिण भारत में लागू की गई थी, मद्रास में, क्योंकि मद्रास में ये लागू थी रैयतवाड़ी प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, दक्षिण भारत में। अगला सवाल है हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने दिया था? तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। और इसमें सबसे पहले 1848 में सतारा को हड़पा था, सतारा को 1848 में। और झांसी को जो हड़पा था, झांसी को
यह था 1853 ईस्वी में। और नागपुर 1854 ईस्वी में। तो ये पंजाब तो है ही, पंजाब तो मैंने कई बार बता दिया। 1849 में पंजाब को हुआ था, वो भी यही नीति थी। अगला सवाल है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका वॉरेन हेस्टिंग्स। इसने 1772 में, क्योंकि 1772 में ये वॉरेन हेस्टिंग्स था, 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक। अगला सवाल है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसी एक ने कूट कोड प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये कोड दिया था जो न्यायिक प्रशासन को और राजस्व प्रशासन को अलग करता था। अगला सवाल है, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? ये भी इंपॉर्टेंट है, इल्बर्ट बिल। तो इल्बर्ट बिल से कौन संबंधित था? लॉर्ड रिपन ये इससे संबंधित थे। 1883 में पेश हुआ था और 1884 में लागू हुआ था। और लॉर्ड रिपन ने जो इल्बर्ट बिल पेश किया था, तो ये इल्बर्ट बिल क्या था? तो इल्बर्ट बिल का जो उद्देश्य था ये भारतीय न्यायाधीश जो होते थे उनको, जो यहाँ पर यूरोपीय लोग थे, उनके मुकदमों की सुनवाई करने की अनुमति देना इसका उद्देश्य था इस बिल का। जो उस समय तक क्या होता था कि केवल यूरोप के न्यायाधीश थे, उनके द्वारा ही उनकी सुनवाई की जाती थी, यूरोपीय लोगों की। लेकिन इस बिल के बाद इसने अनुमति दी भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपीय लोगों की मुकदमे की सुनवाई करने के लिए, जिससे ये अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था और ये फिर वापस ले लिया गया था। अगला सवाल है, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका लॉर्ड लिनलिथगो। 1943 तक रहे थे, 1936 से लेकर 1943 तक रहे थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो इन्होंने किया था। अब देखिए, जैसे मान लिया अगर हमें इस चीज़ ये याद है कि इनका लॉर्ड लिनलिथगो का टाइम पीरियड क्या था, तो इनका टाइम पीरियड था 1936 से लेकर 1943 तक। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि हमें पता है 1943 में, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये कब हुआ था, तो हम इससे पहचान सकते हैं कि 1943 में जो है ये लॉर्ड लिनलिथगो थे 1943 तक। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। इसलिए ये बहुत याद करनी ज़रूरी है इनके टाइम पीरियड। तो ये कुछ सवाल थे, इस वीडियो में इतने ही बताऊंगा। अब बाकी के जो हैं बहुत लंबे हो रहे हैं क्योंकि कुछ डिटेल बतानी पड़ रही है। और ये जो आधुनिक भारत है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूँ और इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है। इसमें मैं 300 क्वेश्चन हैं, इसमें 300 क्वेश्चन मैं कराऊँगा, 4-5 वीडियो बनेंगी।